करिए। हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग के लिए जो है एक सीरीज हम लेकर के आए हैं, जो एनसीईआरटी 360 डिग्री जो ऑफिसर एकेडमी वाले सर का बुक है, उसका साइंस का सीरीज हम लेकर के आए हैं आप लोग के सामने। फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो भी लोग अगर नहीं देखे हैं वो जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाया गया है उसमें। तो आज जो है हम लोग का सेकेंड क्लास होगा, और सेकेंड क्लास में जो है हम लोग फर्स्ट क्लास में जो है 6 से क्लास 6 का अध्याय 1 और 2 चैप्टर जो है पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और 4। और जैसा कि हमने बताया आपको कि जिस प्रकार से हम फर्स्ट वीडियो में आपको पहले जो जो भी क्वेश्चन है उसका निचोड़ समझाएंगे, बताएंगे, और उसके बाद जो है हम जो भी क्वेश्चन है उसमें सब क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे। तो पहले समझाने के क्रम में आप देख सकते हैं, एक जो भी चैप्टर से निचोड़ है, जो बातें हैं समझने वाली, उसको एक तरह से आपको इसमें समझाया जाएगा। समझाने के बाद जो है, अगर आपको देखें यहाँ पे, समझाने के बाद यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन का डिस्कस जो है करवाया जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए और समझिए, बहुत बेहतर यह सेशन होने वाला है और बहुत फायदेमंद है। खासकर जो भी लोग अभी 20-25 दिन के बाद जो बिहार मेंस देने वाले हैं दरोगा का, उनके लिए जो है बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए हम सीधे बात करते हैं आपको चैप्टर पे। पहला हमारा चैप्टर है आज का अध्याय 3, जो कि क्लास 6 का यह चैप्टर है एनसीईआरटी का। आपको इसमें चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण, मतलब कि सेपरेशन ऑफ सब सब्सटेंस, मतलब कि पदार्थों का पृथक्करण कैसे कैसे करते हैं उस बात को हम समझेंगे। और समझने के साथ बस इसमें है ना, शब्द को समझना है, बाद बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिक जो है बन जाएगा। बस आम आम तौर पे जो भी हम लोग गांव घर में देखते हैं उससे रिलेटेड बात यहाँ पे है, और उसके साइंस के भाषा में उसको बोलते क्या है उसको केवल जो है हमको समझ लेना है। बाद बाकी क्वेश्चन ऑलरेडी जो है डन हो जाएगा, आप सही कर लेंगे। पहला है हमारा हस्त चयन और चालन, जिसको कि हम लोग कैसे इसको देखेंगे, हैंड पिकिंग के नाम से जानते हैं इसको, हस्त चयन को। और इसमें क्या होता है, जैसे गांव घर में हम लोग देखते होंगे, कोई भी चीज को अगर मतलब फिल्टर करना है, देखना है, चुनना है, जो हाथ से चुनते हैं, इसमें होता है कि छोटी चीजों में बड़ा चीज जो भी पदार्थ होता है उसको अगर हाथ से चुन करके अलग कर देते हैं तो वही हो गया हस्त। नाम से स्पष्ट है, हस्त चयन मतलब हाथ से चुना गया चीज को जो है इसमें लिखा भी गया है कि हाथ से अशुद्धि जैसे कि पत्थर हो गया, भूसा हो गया, अनाज से अलग करना, यह तब उपयोगी है जब अशुद्धियां आकार में बड़ी होती है। जैसे हम लोग चावल ही गांव घर में लोग बनाते हैं, चावल को बनाने से पहले हम लोग चुनते हैं, तो छोटा छोटा जो कंकर होता है, या फिर गेहूं ही पिसाने से पहले अगर उसको चुना जाता है तो छोटा छोटा कंकर या कुछ वेस्ट मटेरियल जो भी उसमें होता है, पत्थर, कंकर, मिट्टी, वह सबको हम लोग जो है हाथ से जो है चुन लेते हैं, उसी विधि को हस्तचयन। तो यह समझने की बात है। उसके बाद है चालन। चालन की बात करें अगर, तो यहाँ पे अलग अलग आकार के कणों को चलनी की मदद से, जैसे आटा चालते हैं हम लोग, या फिर और ज्यादा मात्रा में गेहूं को ही चालना हो, उसमें कुछ पदार्थ रहता है तो उसको भी जो है चालते हैं। तो ये चलनी के माध्यम से जिसको चालते हैं उसको चालन कहा जाता है। उसके बाद है यहाँ पे, जैसे आटा को जो चालते हैं तो चोकर निकलता है, वही बात एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जो है, ऊपर तो सब कुछ समझते हैं गांव की भाषा में, अब यहाँ से यह सब बात को याद रखना है। निष्पावन, निष्पावन शब्द को आप लोग को याद रखना है, इसका इंग्लिश भी याद रखिए, विनोइंग। विनोइंग जो है आपको निष्पावन किसको कहते हैं, तो इसको देखिए, यह साइंस के भाषा में, एनसीईआरटी के भाषा में थोड़ा देखने में टफ लग रहा है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में अगर इसको हम लोग देखें तो यह क्या है, जिसको कि गांव में हम लोग ओसौनी बोलते हैं, जिसको ओसाते हैं ना, समझते हैं ओसौनी, जो गेहूं का दौनी उनी होता है, उसके बाद गेहूं को हम लोग तेज हवा में मतलब हवा में रखते हैं और उसाते हैं। हाँ, जिससे क्या होता है कि उसमें जो मोटा पदार्थ, भुस्सी हो गया, या फिर कुछ उसका जो अन्न, मतलब उसके डांट का, पेड़ के जो कुछ छिलका या कुछ भी है, वो हवा के माध्यम से जो है निकल जाता है, उड़ जाता है, उसी को यहाँ पे निष्पावन कहा गया है, विनोइंग कहा गया है। तो यह बात को समझना है, हम लोग गांव के भाषा में उसको ओसौनी बोलते हैं, लेकिन साइंस के भाषा में हम लोग को याद रखना है क्या, निष्पावन। तो यही बात है यहाँ पे, पवन या वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण के भारी
और हल्के अवयवों को अलग करना निष्पावन कहलाता है, विनोइंग कहलाता है। उपयोग की अगर बात करें तो यह किसान लोग जो है इसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं। किसान अनाज से हल्के भूसे को अलग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम लोग थ्रेसिंग, यह भी हम लोग जान रहे हैं। थ्रेसिंग के बारे में भी जो है हम लोग जान रहे हैं। थ्रेसिंग में क्या होता है कि जैसे अनाज हो गया, धान गेहूं हो गया, अब तो धान में भी आ गया है, पहले तो गेहूं में ही थ्रेसर में हम लोग उसको दौनी करवाते हैं। तो जो उसका डांट पक जाता है, अनाज जब फसल पक जाता है तो फसल पकने के बाद क्या होता है, उसको अनाज के कणों को अलग करने के लिए, माने पेड़ से उसको अलग करने के लिए थ्रेसिंग में हम लोग डालते हैं और उससे अनाज अलग हो जाता है, उसका डंठल अगल अलग हो जाता है या भूसा बन करके जो है निकल जाता है। तो इसको हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। तो यह सब कुछ जान रहे हैं। उसके बाद है, अब हम लोग पढ़ेंगे मेन रूप से इस तीन चीज को, और यह इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। एक निष्पावन वहां से याद रखना है, और यहाँ से जो है द्रव्य मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं उस शब्द पे हम लोग को ध्यान रखना। अब साधन की बात करें, सेंडिमेंटेशन की बात करें आपसे, तो भारी अवयव का नीचे बैठ जाना। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि भारी अवयव का आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बालू है, यहाँ पे यह पानी है, और यहाँ पे यह जो है एक बीकर में डाला गया है। तो पानी में जो भारी मात्रा में पदार्थ है उसको नीचे यह बैठ गया है, ऊपर से आप पानी को निकाल सकते हैं, तो यह कहलाता है अवसादन। वही बात निस्तारण की बात करें, यहाँ पे डीकैंटेनेशन की बात करें तो पानी को बिना हिलाए ऊपर से निकालना। जैसे तेल हम लोग डालते हैं पानी में, अगर तेल डालते हैं तो देखते हैं ऊपर ऊपर जो है वह तैरने लगता है, छता जाता है। तो उसको अगर अलग करने की बात करें तो उसको क्या करते हैं, आराम से हम लोग धीरे से उसको गिराते हैं तो पहले तेल गिर जाता है। तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। तो इस बात को समझना है, निस्तारण कहते हैं। उसके बाद निस्यंदन। निस्यंदन हम लोग जान रहे हैं, फिल्ट्रेशन जिसको बोला जाता है। जैसे चाय बना लिए और चाय को छानना है, तो वही बात है, चाय को चाय पत्ती से चाय पत्ती को अलग करते हैं, तो यही जो है फिल्ट्रेशन। इसमें फिल्टर पेपर से ठोस को जो है द्रव से अलग करना होता है। मतलब वही जो चाय पत्ती ठोस एक तरह से है और लिक्विड हो जाता है चाय, उसको अलग कर देते हैं हम लोग छान करके। इसमें चलनी का प्रयोग किया जाता है, छानना का प्रयोग किया जाता है मेन रूप से। तो निस्यंदन, निस्तारण, और इस शब्द पे ध्यान देना है क्योंकि शब्द एकदम नजदीक है, इसके बहुत करीब है, और इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। फिल्ट्रेशन और डीकैंटेनेशन की बात है यहाँ पे, तो याद रखना है इसको। उसके बाद है वाष्पन और संतृप्त विलयन। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। वाष्पन, तो वाष्पन सब कोई जान रहे हैं, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया जो है वाष्पन कहलाता है। इसका उपयोग समुद्र से जल से नमक प्राप्त करने में किया जाता है। समुद्र से अगर नमक बनाना हो तो हम लोग किसको करते हैं, वाष्पन का। क्या होता है उसमें कि जल जो है वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है और ठोस के रूप में जो है अपना नमक बच जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है, वाष्पन। वही अगर बात करें संतृप्त विलयन की, अगर बात करें सेचुरेटेड सॉल्यूशन के, तो संतृप्त विलयन में किसको का संतृप्त किसको का, जो तृप्त हो गया हो, मतलब हर चीज से वह तृप्त है, तो उसी को संतृप्त कहेंगे। इसमें अगर उसको और कुछ अगर एक्स्ट्रा डालेंगे ना तो वह मतलब नहीं नहीं घुलेगा। विलयन के रूप में यह कहा, साइंस की भाषा में कहा गया है, जब किसी विलायक में और अधिक पदार्थ नहीं घोला जा सके, उसी को जो है संतृप्त विलयन कहलाता है। और गर्म करने पर इसको क्या होगा, इसमें क्या होता है, संतृप्त एक तरह से संतृप्त है, और गर्म करेंगे तो इसका डेंसिटी जो है कम हो जाता है। डेंसिटी कम हो जाने के बाद उसमें और चीज हम लोग जो है मिला सकते हैं। संतृप्त में अगर और विलयन मिलाना हो हम लोग को, और विलायक जो है कुछ पदार्थ को घोलना हो और मिलाना हो, तो हम लोग उसको पहले गर्म करेंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखें, गर्म करने पे क्या होगा, उसका डेंसिटी कम जाएगा, और कमने के बाद जो है वह ऑटोमेटिक उसमें और कुछ मिला सकते हैं आप। लेकिन वही चीज अगर ठंडा हो जाए तो, ठंडा होगा तो आप नहीं मिला सकते हैं, या संतृप्त है तो उसमें नहीं मिला सकते हैं। उसके बाद अध्याय 4 की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें शाक झाड़ी और वृक्ष के बारे में, मेन रूप से पादप के बारे में जो है हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें शाक की बात करें, हर्ब्स की बात करें, हरे हरे पौधे जान रहे हैं हम लोग, शाक किसको कहते हैं, झाड़ी किसको कहते हैं। शाक के बारे में सब कोई जान रहे हैं कि हरे और कोमल तने वाले छोटे पौधे को जो है शाक कहा जाता है। जो शाक सब्जी का जो भी पेड़ होता है वह सब इसमें के अंतर्गत आ जाएगा। झाड़ी की बात करें तो यहाँ पे झाड़ी की बात करेंगे आप किससे, तो तने के आधार से शाखाएं निकल, झाड़ी में क्या होता है ना कि एक निकलेगा पौधा,
और उसके मतलब जो तना जहाँ से विकास होगा वहीं से जो है और जो है शाखा उसका निकल जाता है। इस प्रकार से जैसे ये शाख है और यह आपको दिख नहीं रहा है, जिस तरह से फूल में जड़ हो गया, यह तना हो गया, तो यहीं से जो है ना आपको अनेक प्रकार के तना निकल जाएगा, तो यह जो है झाड़ी का रूप ले लेता है। तो यह झाड़ी हो गया। उसके बाद वृक्ष, वृक्ष तो सब कोई जान रहे हैं, बहुत ऊंचे और कठोर तने वाले जो है पौधे होते हैं, जैसे कि आम का पेड़। तो इसमें और समझने वाली बात है और कुछ इसमें है नहीं, इसी के आधार पर जो है क्वेश्चन नीचे दिया गया है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। अब है पत्ती, सिरा और विन्यास। इसका अगर बात करें पत्ती के सिरा के बारे में, तो देखिए पत्ती भी दो प्रकार के होते हैं। एक में देखते होंगे एक लंबा रहता है सिरा और उससे जो है ऐसे ऐसे पैरेलल टाइप का जो है निकलता है, और एक होता है आपका जाली नुमा संरचना होता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो आप आम के पत्ता को एक नजर ध्यान में लाइए, आम के पत्ता को देखिए, अगर आम के पत्ता सूख जाता है ना, तो आपको यही सब जो है रीड के जो यहाँ पे दिखाई देता है वह जाली टाइप का दिखाई देगा आपको, जाली टाइप का। लेकिन वही धान और गेहूं के पत्ता को देखिए तो पैरेलल सीधा होता है, बीच एक रहता है, और इसमें जो है यह इस प्रकार का पत्ता पाया जाता है। तो मोनोकॉट और डाइकॉट भी यहाँ से हम लोग को डिसाइड पत्ता के रूप में भी कर सकते हैं। यह होता है मोनोकॉट, यह डाइकॉट होता है। द्विबीजपत्री और पत्ता के आधार पर भी जो है हम लोग छांट सकते हैं यहाँ से। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा तो याद आ जाएगा। जालिका रूपी अगर बात करें, जालिका रूपी की बात करें तो सिराओं का जाल जैसा ढांचा, जैसे तुलसी और आम का जो है पेड़ होता है, यह जालिका रूपी जड़ के रूप में या जालिका रूपी पत्ता के रूप में यह रहता है। जैसे तुलसी और आम, आम का जैसे हम बताएं, आम का पत्ता को आप देखिए तो जाली रूप में यह सूख जाएगा, और सूखने के बाद जब झड़ जाता है ना, तो उसको उठा के देखिए तो पूरा जाली टाइप का रहता है। रेसे, हाँ, मुसला जड़ होता है। तो हाँ, और यही समांतर की बात करें तो यह पैरेलल है, पैरेलल है। तो इसमें इसमें भी जो वही बात होता है जो आप बोले, यह जड़ है और जड़ में इस प्रकार का इसमें रहता है, रेसा रेसा रहता है। और इसमें जो है इस हाँ, इसका जो मुसला जड़ जो होता है इसमें इस प्रकार का रहेगा आपसे। इसमें जाली मतलब जालीदार छोटे, जैसे प्याज का देखिए ना, प्याज का पीछे वाला जड़ वाला भाग होता है वो देखिए, और एक मूली का देख लीजिए, दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। सिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, जैसे घास और केला का भी देखते होंगे कि जड़ बहुत रहता है इससे निकला हुआ। तो यह एग्जाम्पल पैरेलल वाले का है। वाष्पोत्सर्जन की अगर बात करें तो पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में जो है निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो इसको ध्यान रखना है। जड़ के प्रकार की अगर बात करें हम आपसे, जड़ के प्रकार, तो जड़ को एक मुख्य जड़ और दूसरा जो है छोटी पार्श्व जड़ें होती है मूसला जड़ में। मूसला जड़ में क्या होगा, जड़ के प्रकार है यह मूसला जड़ और टैप रूट, और एक होता है झकरा जड़। तो दो प्रकार के जड़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यही देखिए यहाँ पे आप, यह टैप रूट है, मूसला जड़ है, जैसे एक जड़ आया और इससे जो है अनेक प्रकार के शाखा यहाँ से निकल गया। लेकिन अगर वही अगर बात करें, यह भी इसी के प्रकार है, यह भी जैसे गाजर है, मान लीजिए कि गाजर में भी जो है यहाँ पे निकला हुआ है। वही यहाँ पे जालीदार जड़ के बारे में बात कर रहे थे, एक जड़ है और इससे बहुत सारे जाली नुमा जो है जड़, यहाँ से धान का भी पेड़ देखिए, गेहूं का भी रेसा रेसा, जैसे जैसे धान का रोपने के टाइम उखाड़ते हैं ना, तो देखते हैं उसमें बहुत सारा जो है रहता है। तो इसको बोलते हैं झाकरा जड़। सभी जड़ें जो है एक समान दिखाई देती है समांतर सिरा विन्यास वाले पौधे में, मतलब सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है। जैसे इसमें देखिए तो इस सब का सब जो है एक समान दिखाई देगा आपको। तो यही था झाखरा जड़ और मूसला जड़ के बारे में। अब है पुष्प के कुछ भाग है, इसके बारे में थोड़ा सा एक नजर हम लोग देखेंगे। देखिए, पुष्प का मेन रूप से चार पार्ट होता है पुष्प का। आपको नींद आ रहा है, लगता है सोए नहीं है। कोई बात नहीं, हाँ जाना चाहिए तो जा सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, 8 बजे। तो यहाँ पे बाह फूल का जो है ना चार पार्ट होता है। चार पार्ट में अगर देखें हम लोग तो बाह्यदल पंख, पंखुड़िया होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर होता है, जिसको कि इंग्लिश में सेपेल्स, पेटल्स और यहाँ पे स्टेमिन और पिस्टल होता है। तो यह इसका भाग होता है, और यह सब जो है ना इसका यूनिट है।
यूनिट के रूप में यह दिया गया है। बाह्यदल पुंज का यूनिट है सेपेल्स, पंखुड़िया का जो यूनिट्स के रूप में पेटल्स है, पुंकेसर का बात करें तो स्टेमेन है, और उसके बाद स्त्री कैंसर की बात करें यानी कि यहाँ पे पुंकेसर मतलब एंड्रोसियम, और गाइनोसियम की बात करें तो पेस्टिल है। इसका यूनिट के रूप में हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि छोटी पत्ती जैसे हरी संरचना ये है आपका बाह्यदल पुंज, ठीक है ना। जो हरे आपसे क्वेश्चन कंसेप्ट आधार पर ये भी पूछ सकता है कि पुष्प का कौन ऐसा भाग है जो निर्माण करता है या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो यह हरा भाग है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण जो है यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो इस बात को जो है ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेमिन जो बाह्यदल पुंज पर है, तो यह जो है इसमें दो प्रकार के होते हैं, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। एंथर है और फिलामेंट, यह जो पार्ट होता है इसको फिलामेंट बोलते हैं, ऊपर जो होता है एंथर होता है, और यही परागकण में जो है मतलब भाग लेता है। और यह होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा होता है, और पेस्टिल का यह भाग है। पेस्टिल का स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो होता है यह सब पेस्टिल का भाग है, यानी कि पंखुड़िया का यह भाग है। और सेपेल और पेटल की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, से यह जो है यह पंखुड़िया का ही यह सब भाग है, पंखुड़ी है, और यह जो है केवल बाह्यदल पुंज का है भाग है। तो इसको बस समझना है, देखना है। इसका जो संन्यास था मेन रूप से जो था, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा क्वेश्चन पे, ठीक है। ऐसे एक नज़र इसको भी हम लोग देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेंगे, वहाँ पे फिगर देख लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक साथ दे दिया गया है। उसमें फिगर से देखे थे, जैसे हस्त चयन हम बता दिए हैं, जो हाथ से छोटा मोटा पत्थर को जो चुनते हैं उसको हो गया। थ्रेसिंग में सब कुछ जान ही गए, जो थ्रेसर का जो गेहूं धान को जो दवनी करते हैं, हाँ वही वही, जो डंठल सूख गया उसको अनाज को अलग कर देना, पेड़ से अनाज को अलग कर देना थ्रेसिंग विधि के द्वारा। निष्पावन जो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसको, निष्पावन में जिसको कि क्या बोलते हैं, ओसौनी बोलते हैं हम लोग। हाँ ओसाती है, बस बस वही बात है। हाँ, चाहे गेहूं दवनी हो जाता है उसके बाद लोग वो करता है, तो वो निष्पावन हो गया। उसके बाद है चालन, अवसादन एवं निष्पादन की बात करें। चालन में कहे कि आटे से भूसी या कंस्ट्रक्शन के बालू जैसे चालना होता है, जिसमें चलनी का प्रयोग होता है, जिसमें आटे से भूसी जो निकालते हैं हम लोग, वो हो गया। या फिर घर और बनता है तो प्लास्टर के समय आप देखते होंगे कि बालू को चाला जाता है, चक, ताकि जो है उसमें कंकर पत्थर मोटा मोटा है वह अलग हो जाए। तो यह कंस्ट्रक्शन में बालू पत्थर को अलग करने में भी यह काम होता है। उसके बाद अवसादन की बात करें, अवसादन में है मिश्रण में जल मिलाने पर जो है भारी अवयव का नीचे बैठ जाता है, जो बीकर में बताए थे बालू और पानी था। अवसादन, निस्तारण को याद रखना है आप लोग को। निस्तारण क्या होता है, तो निस्तारण में क्या होता है, अवसादी मिश्रण को बिना हिलाए, वही जो पानी में अगर लिक्विड तरल पदार्थ यानी कि ऑयल को मिला दिया जाए तो उसको आराम से ऊपर से गिरा लेते हैं, तो हो जाता है निस्तारण, ठीक है, डिकैंटेनेशन, इसको याद रखना है। उसके बाद यह भी बात को मेन रूप में आप लोग को याद रखना है, नोट तेल और जल के मिश्रण को इस विधि के द्वारा, इसको वीवीआई के रूप में आप लोग को याद रखना है। पंकिल या गंदा जल को जो है पीने योग्य बनाने के लिए यह बात को ध्यान में रखिए कि अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन तीनों विधि को जो है आपको इसमें अपनाना पड़ेगा, तो गंदा जल को आप पीने योग्य बना सकते हैं। तो यह वीवीआई के रूप में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पकिल पकिल या गंदा जल को जो है पीने योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग। तो आपको ऑप्शन में तीनों रहेगा, एक चौथा ऑप्शन इनमें से सभी रहेगा। तो निस्यंदन, अवसादन और निस्तारण तीनों को याद रखना है। अब पढ़ेंगे हम लोग निस्यंदन, वाष्पन एवं संघनन की बात करेंगे। तो निस्यंदन हम लोग पढ़े अभी अभी, उसमें केवल फिगर दिया गया था, लेकिन इसमें कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए इसको भी बता दे रहे हैं। फिल्ट्रेशन में वही हो जाता है कि चाय को चाय पत्ती से अलग करते हैं, तो इसको छानने वाला जो काम होगा, जैसे हमारा ब्लड भी छनाता है कहाँ पे, किडनी में, तो यहाँ पे वही फिल्ट्रेशन निस्यंदन के माध्यम से ही इसको अलग कर सकते हैं। उसके बाद वाष्पन की बात करें तो वाष्पन नमक बनाते हैं समुद्र से, तो उसमें वाष्प बन के ऊपर उठ जाता है और नीचे में जो है नमक बन जाता है, तो समुद्र से, समुद्री जल से नमक बनाने वाली बात। संघनन की बात करें तो कंडेंसेशन की, तो जल वाष्प का पुनः द्रव में जो है द्रव अवस्था में फिर से जो है आना,
जो है कंडेंसेशन या संघनन कहलाता है। इसी के माध्यम के द्वारा जो है बारिश होता है। जो भी नीचे नदी तालाब का पानी है वाष्प बन करके ऊपर आ जाता है और संघनन प्रक्रिया के द्वारा जो है फिर से वह द्रव अवस्था में बारिश के रूप में गिरता है। रेत, नमक और जल, यह बात को याद रखिए। रेत, नमक और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग को यहाँ पे 4 विधि को अपनाना पड़ेगा। निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और संघनन। यह चारों विधियों का प्रयोग करके इसको अलग कर सकते हैं। क्यों? अगर बात आपसे कंसेप्ट आधारित पे अगर पूछा जाए तो बताइए हमको कि कैसे यह अलग किया जा सकता है, क्यों इसमें चारों विधि का प्रयोग हो रहा है। तो जैसे रेत और नमक है, रेत और हम लोग क्या पढ़े हैं, निस्यंदन में क्या पढ़े हैं, निस्यंदन, निस्तारण। निस्तारण निस्यंदन में जल छान के, निस्यंदन में यहाँ पे निस्यंदन में क्या था कि नीचे बैठ जाता था, निस्तारण में तेल वाला पार्ट को, वाष्पन में जो यहाँ से जल है कुछ वापस मतलब भाप बन के उठ जाएगा, संघनन फिर से वापस आ जाएगा संघनन में। तो चारों विधि के द्वारा चारों तीनों चीज को जो है हम अलग अलग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें चारों विधि का प्रयोग किया जाता है। विलयन और विलयता की बात करें तो यहाँ पे सेचुरेटेड की बात कर रहा है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वही बात, जब किसी विलयन में अधिक पदार्थ न घोला जा सके तो उसको जो है संतृप्त विलयन कहा जाएगा। तापमान का प्रभाव इस पे पड़ता है, तापमान बढ़ाने पर विलयता जो है इसमें बढ़ती है। तो यह बात को ध्यान में रखना है। विलयता बढ़ेगा तो उसमें जो है हम कुछ और उसमें मिला सकते हैं, घोल सकते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद ताप कम होने पर क्या है, विलयता घट जाएगी तो उसमें कुछ नहीं मिला सकते हैं। डेंसिटी पे कंसेप्ट पर याद रखिए कि किसी चीज को अगर गर्म करते हैं तो उसका डेंसिटी जो है कम हो जाता है। जब डेंसिटी कम होगा तो उसमें कुछ और हम चीज घोल सकते हैं, लेकिन वही ठंडा रहेगा तो नहीं घोल सकते हैं। गैस भी जल में थोड़ी मात्रा में घुलनशील होती है, जैसे ऑक्सीजन जो है जलीय जीवों के लिए महत्वपूर्ण है और ऑक्सीजन जो है हमारे जल में मिश्रण मतलब घुला हुआ रहता है। अध्याय 4 में अगर बात करें तो शाक झाड़ी के बारे में हम लोग देख लिए कि शाक कैसा होता है, किसको बोलते हैं, तो कोमल तने वाले। और झाड़ी को भी सेम चीज में, तना कठोर इसका होता है, मोटा नहीं, कठोर पर मोटा नहीं होता है। झाड़ी वाला में देखेंगे मोटा तना नहीं होता है। उसका वृक्ष को तो जान ही रहे हैं सब कोई। और इसको देखिए आप, क्रीपर माने बिसर्पी लता, तना कमजोर जमीन पर फैला, वही जिसका कद्दू का पौधा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी सब का जो हाँ हाँ वही 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 उसी को बोलते हैं विसर्पी लता। लता के रूप में वह फैला हुआ था। आरोही जो ऊपर की तरफ में बैठते हैं किसी सहायता से, जैसे हम लोग भी सब्जी उब्जी रोपते हैं तो उसको एक सहारा दे देते हैं, उसके थ्रू वह ऊपर बढ़ता है। तने का कार्य होता है जल एवं खनिजों का संवहन करना। पत्तियों तक जो है यह इधर उधर पहुंचाता है तना, तथा भोजन का संचरण करना। मतलब यह पत्ती जब भोजन बनाएगा तो तना का काम है पत्ती से लेकर के जड़ तक पहुंचाना, और जड़ से जो जल और खनिज लवण को अवशोषित करके तना ही जो है पौधा के अनेक पार्ट में जो है यह फैलाता है। तो अति महत्वपूर्ण कार्य है तना का। उसके बाद अगर बात करें हम लोग पत्ती का लीफ की संरचना की बात करें तो पर्णवृत्त होता है। पर्णवृत्त किसको बोलते हैं, जहाँ पे पत्ती लगता है, जिस पे लगा हुआ तना के ऊपर में देखते होंगे पत्ती का एक छोटा सा पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि यह ए है और पत्ती यहाँ पे, हमको नहीं आता है फिगर बनाने फिर भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पत्ती है, ठीक है ना, और पत्ती के नीचे जो ये डंठल टाइप का एक रहता है ना, इसी को बोलते हैं यहाँ पे पर्णवृत्त। ठीक है ना, जो नीचे थोड़ा सा भाग होता है उसका तो हाँ हाँ जुड़ा होता है। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है, तना से जुड़ा होता है, उसी को जो है पर्णवृत्त कहते हैं। तो इसको याद रखना है। फिर ट्यूबवेल के रूप में उसका फलक की बात करें तो पत्ती का जो ऊपर वाला सतह होता है उसी को जो है चपटा हरा भाग जो होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वही है पत्ती का भाग। सिरा विन्यास की बात करें, सिरा विन्यास में जो है पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप होता है। वही सिरा के रूप में जो बताए ना, एक पैरेलल वाला और एक जाली वाला बता दिए। जाली का रूप और समांतर रूप। जाली में जो होता है जाली जैसा संरचना मूसलाधार जड़ वाले पौधे में यह होता है, और सिराएं एक जैसे, समांतर यह जो होता है रेशा जड़ वाले में होता है। तो यह बात को ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियां सूर्य के प्रकाश में करती है। जल इसके लिए चाहिए, CO2 चाहिए, और क्लोरोफिल की मदद से भोजन या स्टार्च जो है बनाती है, ग्लूकोज बनाती है।
और ऑक्सीजन जो है यहाँ से वेस्ट मटेरियल के रूप में निकलता है, जो हम लोग के लिए जीवन यापन करने के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। उसके बिना जीवन जो है असंभव है हम लोग का। जड़ की बात करें, रूट का विकास अगर पूछा जाए आपसे तो किससे होता है? रूट का विकास मूलांकुर की परांकुर? मूलांकुर से होता है जड़ का विकास। मूसलाधार जड़ दो प्रकार के होता है, मूसलाधार जड़ जो जिसमें कि हम लोग पढ़े अभी, गाजर मूली जो है इसी का एग्जाम्पल है। और यह जो है पार्श्विक जड़ें होते हैं, एग्जाम्पल हमने फोटो में दिखा दिया। पत्तियों में जड़ और पत्ती को देखा जाता है, इसमें जो है पत्ती में जालिका रूप विन्यास होता है, ठीक है। झखरा या रेशेदार जड़ की बात करें, फाइबर्स रूट की बात करें, तो कोई भी यहाँ पे मुख्य जड़ नहीं होता है, सभी जो है जड़ें एक जैसी दिखाई होती है, जैसे कि हम लोग पढ़े आमबला में। और जैसे एक जड़ है और इसमें जो है बहुत सारे यहाँ से निकला हुआ है, तो इस तरह का पत्तियों में समांतर तरह का, जैसे धान हो गया, गेहूं का पौधा हो गया, प्याज का हो गया, ये सब में जो है यह पाया जाता है। आलू, शकरकंद, गाजर, मूली, चुकंदर आदि जड़ या तने के रूपांतरित, जड़ या तने का जो है रूपांतरित, जैसे हम लोग मूली को जड़ के रूप में जानते हैं और आलू को जो है तना के रूप में जानते हैं। तो यह सब बात थी। उसके बाद पुष्प की अगर बात करें तो वही बाह्यदल पुंज की बात करें, इसमें छोटी हरी पत्तियां जो हमने देखे ग्रीन भाग को वो होता है। और पुंकेसर, यहाँ पे पंखुड़िया की बात करें तो पुष्प का रंगीन भाग जो होता है वह, हाँ, वह पंखुड़ी होता है। पुंकेसर जो जिसको कि हम लोग पुंकेसर नर जनन भाग कहते हैं, यह परागकोश व तंतु होता है, इसको एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। स्त्री केसर जिसको कि गाइनोसियम के नाम से जानते हैं, इसका यूनिट जो है पिस्टिल होता है। और मादा जनन भाग यह होता है पुष्प का वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं जो है अंडाशय जो है इसमें गाइनोसियम में पाया जाता है, तो यह बात को ध्यान रखना है। परागकोश व तंतु जो है एंड्रोसियम में यानी कि पुंकेसर में जो है पुरुष वाला भाग में पाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। बीजांड की अगर बात करें, बीजांड क्या, तो अंडाशय के अंदर छोटी दानेदार संरचना होती है उसमें, इसमें बीजांड में पुष्प के सभी भागों की संख्या और उपस्थिति की अगर बात करें तो हर पौधे में समान नहीं होता है, ठीक है, यही बात था। अब हम लोग जो है ना क्वेश्चन देखेंगे। अब जो है इससे रिलेटेड जो भी अध्याय 3 और 4 से रिलेटेड, चैप्टर 3 और 4 से रिलेटेड जो 6 क्लास का एनसीईआरटी में अवेलेबल है, उसको जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक एक क्वेश्चन जो बात समझने वाला था उसको हम लोग समझ लिए। अब जो है क्वेश्चन आराम से इजी वे में आपको समझ में भी आएगा, और जो है इजी वे में समझ करके खुद ब खुद जो है आप सही कर सकते हैं। जैसे थोड़ा फिर भी हम समझा करके क्वेश्चन को डील करेंगे। जैसे देखिए, अब बताइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन के जो है बात यहाँ पे हो रहा है, सत्य कथन का। तो गेहूं के दानों और गेहूं के आटे के मिश्रण को हस्त चयन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो यह जो है बिल्कुल बात, गेहूं के दाने और गेहूं के आटे को जो है हस्त चयन विधि द्वारा, यह बात जो है सही हो जाएगा। उसके बाद तेल और पानी के मिश्रण को पृथक्करण विधि से अलग किया जा सकता है, यह भी बात सही है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? निस्तारण, निस्तारण बोला जाता है। तो इसको जो है निस्तारण के नाम से जानते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। फटकने की प्रक्रिया में भूसी के कणों को हवा द्वारा अधिक दूरी तक ले जाता है, यह भी बात जो है सही है। पृथक्करण में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओसाना को क्या बोलते हैं? बिनिंग, निष्पावन, निष्पावन बोलते हैं इस प्रक्रिया को। तो इस तीनों का तीनों फैक्ट जो है यहाँ पे सही है, इसीलिए कुछ सभी आंसर जो है हमारा सही होगा। उसके बाद है हस्त चयन विधि कब सुविधाजनक होती है? बताइए, बताएं। और भाई जब अशुद्धियां जो है अधिक हो, अशुद्धियां कम हो, तो हस्त हाथ से कितना आप करिएगा, जब कम रहेगा तब ना, ज्यादा रहेगा तो फिर मशीन का प्रयोग करना पड़ जाता है। तो जब अशुद्धियां कम हो तब जाकर के जो है इसका सुविधाजनक होता है हस्त चयन विधि का। उसके बाद तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। 3 की बात करें, अब क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पढ़िए और बताइए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि गेहूं तथा चावलों से मिट्टी या पत्थर के बड़े कणों को अलग करने की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो गेहूं में थोड़ा मात्रा में है चावल या मिट्टी का पत्थर,
तो इसमें जो है हस्त चयन विधि के द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। आंसर नहीं देखना है, पहले क्वेश्चन माइंड लगाना है, उसके बाद सोचना है इस पे। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पे देखिए कि सूखे पौधे की डंडियों से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अभी हमने बताया थ्रेसिंग। अनाज को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। तो यहाँ पे थ्रेसिंग हो जाएगा, बी नंबर जो है आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम लोग सूखे रेत एवं लकड़ी के बुरादे को जो है मिश्रण को अगर अलग करने का विधि को क्या कहेंगे? अलग करने की विधि क्या कहलाता है बताइए? निष्पावन होगा, क्योंकि लकड़ी का बुरादा जो है हल्का होगा और यहाँ पे सूखा रेत जो होगा वो भारी होगा। जो अगर ओसाएंगे हम लोग, ओसावनी करेंगे तो हवा के झोंकों से यह लकड़ी का बुरादा बाहर निकल जाएगा और रेत जो है नीचे आ जाएगा। तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? निष्पावन, जिसको कि विनिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते ना हम लोग तो इतना नहीं आता समझ में, लेकिन जो चीज क्वेश्चन में दिया गया है उसका निचोड़ हम आपको 5-10 मिनट में मान लीजिए कि समझा दिए, तो वो समझने के बाद अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो इजी वे में आपको समझ में आ रहा है और समझ में आ जाएगा। और यहाँ से रिलेटेड जब आप एक बार बुक देख लेंगे या फिर यहाँ से रिलेटेड कुछ नया चीज सीखने को मिल रहा है, अगर एग्जाम में पूछता है तो आप सही करेंगे, बात को यहाँ से याद में आ जाएगा, ध्यान में आ जाएगा। तो इसीलिए पहले थोड़ा सा निचोड़ बताया जाता है, तब क्वेश्चन पे आ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन देने पे या डायरेक्ट क्वेश्चन पे आने पे आपको टाइम भी ज्यादा किल होगा और समझ में भी नहीं आएगा। फिर जब जब क्वेश्चन आएगा उस बात को समझना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया, मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन था, अब हस्त चयन क्या है, निष्पावन के बारे में हम जान ही नहीं रहे हैं, चालन थ्रेसिंग के बारे में जान ही नहीं रहे, तो क्या समझेंगे? लेकिन अगर चारों चीज के बारे में पहले हम जान गए हैं कि ये सब चीज होता क्या है, तो इजी वे में जो है हम लोग समझ करके इसको हल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है, इसमें स्टेटमेंट 1 में कहता है कि साधारणतः किसान निष्पावन विधि का प्रयोग हल्के भूसी से भारी अन्न कणों को जो है अलग करने के लिए करता है, तो क्या यह बात सही है? तो किसान लोग के द्वारा ये जो है विनिंग प्रक्रिया यानी कि ओसावन या निष्पावन प्रक्रिया जो है किसानों के द्वारा ही किया जाता है, और यह हल्का हल्का भूसी या भारी को अन्न को जो है अलग करने में किया जाता है। यह बात जो है बिल्कुल सही है यहाँ पे। उसके बाद कहेंगे कि इस विधि से निकली अशुद्धि पदार्थ को प्रयोग किसान अन्य प्रयोजनों में कर सकता है, तो क्या यह बात सही है? इससे जो भूसी निकलता है उसका अन्य चीज में प्रयोग होता है, तो होता है बिल्कुल। जैसे अगर चावल में ही भूसी रहता है, उसको निकालते हैं तो हम लोग गाय को खिलाते हैं चावल का भूसी। चावल वाला तो हम लोग नहीं खिलाते हैं, उसका प्रयोग हम लोग देखते थे कि पहले घर पे रहता था, आग चूल्हा में झोंकने के लिए करते थे। हाँ हाँ हाँ, चावल वाला रहता है वो खिलाते हैं जानवर को, हाँ सही बात है। तो यही बात है कि अन्य प्रयोजनों में कर सकते हैं, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। अब दोनों बात यहाँ से हमारा सही है, तो क्या यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा? दोनों का दोनों। यहाँ पे दिया गया कि उपयुक्त में से कौन सा गलत गलत कौन सा कथन है, तो यह चुनना है हम लोग का। यही आप आदमी यह पढ़ता है और यह पढ़ा, यहाँ पे आंसर दोनों लगा दिया। तो यह बात पे भी आप लोग को ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन को पूरा पढ़ करके सही करना है। सही हम लोग बना लिए, लेकिन अगर इस लाइन को नहीं पढ़े तो क्या हो जाता है, दोनों क्वेश्चन हमारा मतलब यह क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो इसमें गलत पूछ रहा है और दोनों का दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो बात लाइन पे और शब्द पे ध्यान देना है, क्वेश्चन के शब्द पे कि किस तरह से पूछा जा रहा है, उसी तरह से हम लोग को जवाब भी देना है। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, किस विधि का प्रयोग वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक्करण में किया जाता है? बताइए, ये तो पहले बता चुके हैं। अभी निष्पावन हो जाएगा, ओसौनी हो जाएगा, तो निष्पावन यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद अगर बताएं आपसे, हंस चयन थ्रेसिंग चालन जान ही रहे हैं हम लोग। उसके बाद पृथक्करण की विधि में शामिल कौन कौन है? पृथक्करण, अगर किसी चीज को पृथक्करण करना है तो उसमें क्या क्या चीज शामिल है? तो हस्त चयन विधि भी हम लोग पढ़े हैं, थ्रेसिंग भी पढ़े हैं और निष्पावन भी पढ़े हैं। तो तीनों का तीनों जो है इसमें शामिल है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें पत्थर डंडियों तथा भूसा को निष्पावन तथा थ्रेसिंग में रह जाते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ जो है पत्थर, डंडिया
जो डांठ जिसको डंठल बोलते हैं वह बात है, और कुछ भूसा। यह सब निष्पावन जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग में रह जाते हैं किस विधि से अलग किया जाता है। तो इसको जो है जैसे देखते होंगे ना गांव घर में गेहूं में थ्रेसर डायरेक्ट गेहूं थ्रेसिंग जब हो जाता है, गेहूं का थ्रेसिंग, तो उसमें देखते हैं कुछ सावन भी होता है, और सावन के बाद बाद भी जो है ना उसका डंठल का कुछ कुछ मोटा वाला पार्ट उसमें रह जाता है, तो उसको जो है हम लोग चालन विधि से अलग कर लेते हैं। बड़ा चलनी होता है उसके लिए, और उसको चाल करके हम लोग अलग कर लेते हैं। तो यह चालन विधि के द्वारा जो है इसको अलग करते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना है। ये सब 6 क्लास की बातें हैं, तो यही सब बात मिलेगा आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट के आधार पर। और जैसे यहाँ से भी हम लोग बहुत कुछ सीखे, जैसे निष्पावन नहीं जानते थे शब्द, तो वहां से सीखे, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वहां से बन सकता है, नहीं पढ़े। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से ठोस पदार्थों के अवयवों जिनकी अमापों में अंतर हो को अलग करने के लिए किया जाता है। अब बताइए, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग जो है ठोस पदार्थों के अवयवों जिनके अमापों, मतलब लिक्विड पदार्थ को ठोस से मतलब अलग करते हैं, वही चाय वाला सिस्टम है, चाय को चाय पत्ती से जो अलग करते हैं वो किस विधि से, तो नहीं इसमें गेहूं वाला ये चाला, सॉरी वो ये है, गलत हो गया। किस विधि का प्रयोग करके मुख्य रूप से ठोस पदार्थों, देखिए ठोस पदार्थ के अवयव हो जिनके अमापों में अंतर हो, अच्छा माप में अंतर हो, जो कुछ बड़ा हो कुछ छोटा हो, इस प्रकार का, उसको जो है हम लोग जो अभी पहले बताए वो चालन विधि से जो है अलग करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग निम्न में से किसका प्रयोग जो है निस्यंदन, निस्यंदन किसको बोलते हैं बताइए। पहले तो ये पता होना चाहिए हम लोग निस्यंदन कहते किसको है। तो निस्यंदन जो कि फिल्ट्रेशन होता है, छानने में काम आता है के रूप में किया जाता है, किसको, मोटा कागज को, फिल्टर फिल्टर पेपर, मोटा लकड़ी, सामान्य पेपर, तो फिल्टर पेपर का जो है प्रयोग करते हैं। ऐसे भी हम लोग की गाड़ी में भी फिल्टर लगा होता है जो कि हवा को छानता है, तो छानने वाला जो काम होगा ये फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जाता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसको देखना है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली पर बैठ जाना निस्तारण कहलाता है, क्या यह बात सही है, बताइए। यह बात सही है, निस्तारण की विधि के द्वारा जो है, जैसे बालू को हम लोग जल में बालू को मिलाते हैं तो बालू जो है भारी नीचे बैठ जाता है, उसको निस्तारण कहते हैं, बात सही है। अवसादी मिश्रण को बिना हिलाए जल को अशुद्धि सहित उलड़ने की प्रक्रिया को निस्तारण कहा जाता है, तो यह बात सही है क्या, निस्तारण क्या सत्य नहीं है, देखिए सत्य नहीं है, तो ये गलत, आप लोग सही करवा दिए, ये जो है गलत है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों को नीचे तली में बैठना जो है निस्तारण नहीं, उसको नहीं कहा जाता है, इसको अवसादन कहा जाता है। इसको जो है क्या बोला जाएगा, इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को जो है अवसादन कहा जाता है। लेकिन वही अवसादी मिश्रण को बिना हिलाए जल के अशुद्धि सहित उड़ेलने वाला जो तेल और पानी वाला जो था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निस्तारण कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना, यह बात जो है सही है। उसके बाद तेल तथा जल के मिश्रण को अवसादन तथा मिश्रण विधि द्वारा जो है अलग किया जा सकता है, तो यह भी बात जो है आपको सही है, तो इसमें गलत हो जाएगा यह ए नंबर, तो हमारा ए नंबर जो है सही हो जाएगा। उसके बाद है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर देख रहे थे हम लोग, 13 नंबर देखेंगे हम लोग। देखिए तैयार चाय से चाय की चाय पत्ती को जो है पृथक करना है, अलग करना है, तो कौन विधि का अपनाएंगे, छानना है, निस्यंदन करना है, यानी कि फिल्ट्रेशन करना है, तो यह हो जाएगा निस्यंदन विधि के द्वारा। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो इसमें क्या कहा गया, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा नहीं है, इस पे ध्यान देना है, कौन सा सही कथन नहीं है, इस पे ध्यान देना है हम लोग का। तो तेल तथा जल के मिश्रण को केवल निस्यंदन विधि से अलग किया जा सकता है,
केवल इसको निस्यंदन नहीं, तो तेल और जल कह रहा है, इसके मिश्रण को जो है हम लोग निस्यंदन नहीं निस्तारण विधि से अलग करते हैं, तो यह बात जो है गलत हो गया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है तेल तथा जल के मिश्रण को अवसादन तथा निस्तारण विधि से अलग किया जा सकता है, या अलग करना ज्यादा अच्छा विकल्प है, तो यह बात जो है सही हो जाएगा, यह सही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे निस्तारण विधि से अलग है, और इसमें अवसादन भी शामिल हो जाता है। हाँ, तो इसका ए नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा, पहला गलत है, पहला गलत है लगाए हैं, और 2 नंबर जो स्टेटमेंट है वो सही है। अब है कि एक पंकिल जल को हम बताए थे कि पंकिल जल को पीने योग्य बनाने के लिए कौन सा प्रक्रिया का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो बताइए, अवसादन प्रक्रिया है, निस्तारण है और निस्यंदन है। तीनों का तीनों प्रक्रिया जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, तो यह सही आंसर हम लोग का सी नंबर हो जाएगा। अवसादन भी होगा चूंकि, और अवसादन में क्या करते हैं, वही जो नीचे बैठ जाता है, भारी मटेरियल जो है नीचे पर बैठ जाता है। निस्तारण में क्या होता है, जो कुछ वायली है वो बाहर निकल जाता है, और निस्यंदन में क्या होता है, कुछ छन जाता है, छन फिल्ट्रेशन। उसके बाद है निस्यंदन विधि का प्रयोग जो है निम्न में से किस विकल्प के रूप में हम लोग अच्छा नहीं हो सकता है, या नहीं पूछ रहा है आपसे, तो घर पर पनीर बनाने में क्या यह सही है निस्यंदन का, तो निस्यंदन पनीर बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दूध को फाड़ लेते हैं, और फाड़ करके एक पतला कपड़ा में छानते हैं, तो उसका पानी जो भी होता है वह नीचे आ जाता है और उसमें छन जाता है, तो क्या हो जाएगा, यह सही होगा। उसको नहीं पूछ रहा है, तैयार चाय से चाय पत्ती को पृथक करना, तो यह भी बात जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करना, तो यह जो है मिश्रण से जल एवं नमक को निस्यंदन के द्वारा नहीं बल्कि इसमें क्या करते हैं, यह वाष्पन विधि के द्वारा इसको अलग करते हैं, और पंकिल जल से पीने योग्य जल बनाने में निस्यंदन का भी प्रयोग किया जाता है, यह भी बात सही है। तो हमारा सही नहीं पूछ रहा था कि विकल्प कौन नहीं हो सकता है, डी नंबर जो है हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने की प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी, बताइए, विधि कौन प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे वाष्पन विधि हो जाएगा, अभी अभी हमने ऊपर में बताया, तो फर्स्ट नंबर जो है ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। उसके बाद है कि समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में कौन सा विधि, वही बात हो जाएगा वाष्पन विधि के द्वारा। जैसे एक चीज समझ लिए तो हम लोग को जो है इजी वे में आंसर करते जा रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो नमक रेत एवं जल के मिश्रण को अलग करने में कौन प्रयुक्त विधि होता है, क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, नमक रेत एवं जल के, तो संघनन हो जाएगा, निस्तारण हो जाएगा, वाष्पन हो जाएगा और निस्यंदन, सब का सब जो है इसमें सही हो जाएगा। तो वाष्पो वाष्पोसर्जन जो होता है ना, वो पौधा के पत्ती के द्वारा होता है, ठीक है ना। जो वाष्पोसर्जन किसको बोलते हैं, जो पत्तियां छोटा छोटा जो उसमें छिद्र होता है ना, उसके द्वारा आप देखते होंगे कि सुबह सुबह में ठंडा के दिन में पत्ती से थोड़ा थोड़ा जो है पानी निकलता है, ओस टाइप का। तो ओस टाइप का एक तो ऊपर से आता है वो अलग, लेकिन उस वाष्पोसर्जन उसको बोलते हैं जो छोटा छोटा कण निकलता है उसमें से, पत्ती में से, तो उसको बोलते हैं। वाष्पन तो हो गया कि आप नॉर्मल टेम्परेचर पर देखते होंगे कि कोई भी अगर पानी ही रख रहे हैं तो वाष्प बनकर धीरे धीरे वह ऊपर उड़ जाता है, या फिर ज्यादा वेपर करना है तो उसको गर्म करिए। हम्म वेपोरेशन में भी 2 प्रकार का होता है, ई वेपोरेशन और वेपोरेशन। वेपोरेशन जो ऐसे जो नॉर्मल टेम्परेचर पर, मतलब उसको टेम्परेचर दे करके वो गर्म करके वो वाष्प में उड़ाते हैं, और ई वेपोरेशन जो होता है नॉर्मल, हम लोग देखते होंगे कि बर्तन उर्तन धो करके रख दिए, 2 दिन बाद देख रहे हैं तो सूखा रहता है, पूरा एकदम सूख जाता है, तो उसको ई वेपोरेशन कहा जाता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें जो है सबका सब हो जाएगा। नमक और पानी के घोल में और अधिक नमक नहीं घोला जा सकता है, ये बताया कि नहीं ऊपर वाला, चारों हो जाएगा, ये बता दें। 20 नंबर क्वेश्चन है कि नमक और पानी के घोल और अधिक नमक नहीं घोला जा सकता, यदि हम अधिक नमक घोलना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, बताइए।
उसमें घोलना नहीं, अब जो है घोला नहीं जा सकता, यानी कंसेप्ट आ रहा है हम लोग को संतृप्त विलयन पे। तो घोला नहीं जाएगा। अगर हमको और घोलने का मन है और घोलना चाह रहे हैं हम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। गर्म करेंगे तो उसका डेंसिटी कम जाएगा, कमेगा तो उसमें और हम घोल घोल सकते हैं। तो इसका कौन हो जाएगा कि अच्छी तरह से हिलाएं, गर्म किया जाना चाहिए। तो यह सही आंसर हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से सही कथन कौन नहीं है, नहीं है इसमें उसको चुनना है। तो तापमान बढ़ाने पर किसी पदार्थ में पानी में घुलनशीलता बढ़ जाती है, ये बात सही है। हमने अभी बताया कि गरम करने पर और हम लोग मिला सकते हैं, तो यह बात जो है बिल्कुल सही है। ताप कम करने पर किसी पदार्थ की जल में विलयनता बढ़ जाती है, बढ़ती नहीं है या घट जाती है, तो यह बात जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद किसी पदार्थ की घुलनशीलता उसके संतृप्त घोल को संदर्भित करती है, तो यह भी बात सही है। संतृप्त घोल को या विलयन को जो है संदर्भित करती है। पानी में अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता अलग अलग होती है, यह भी बात सही है। कोई पदार्थ जल्दी घुल जाएगा, कोई लेट से घुले। जैसे चीनी नमक को घुलाएं तो थोड़ा लेट से घुलेगा, नींबू के रस को मिलाएं तो वह जल्दी घुल जाएगा। तो अलग अलग होती है, तो यह भी बात जो है सही है। हम नहीं पूछ रहा था यहाँ से, तो सही आंसर हम लोग का बी हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें आपसे, टोटल इसमें 2 चैप्टर में 43 क्वेश्चन है। यदि किसी विशेष तापमान पर किसी पदार्थ के संतृप्त घोल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, पदार्थ की घुलनशीलता घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। जब गर्म किया जा रहा है तापमान पर तो इसका जो है बढ़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि जल वाष्प से उसकी जल अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाए? जल वाष्प का जल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कंडेंसेशन, संघनन कहलाता है। तो यह बात हम लोग पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं, संघनन कहलाता है। उसके बाद ऊर्ध्वपातन क्या होता है इसमें? ठोस से गैस में, डायरेक्ट गैस में बदलना, और गैस से सीधे ठोस में बदलना। ये बिहार दरोगा में पूछा गया है। निक्षेपण होता है, जिसको कि डिटलाइजेशन क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश होता है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन देखिए तो डिस्पर्सन ही है, यह पूछा गया है बिहार दरोगा में। ना डिकम्पोजिशन नहीं, डिस्पर्स, हाँ हाँ, वही होगा, डिस्पर्सन होगा, देख लीजिए। तो इसको ध्यान में रखना है, इसमें हो जाएगा संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें हम लोग, साग पौधे की पहचान करना है, तो ये सब इजी है कि साग पौधे की पहचान करने के लिए निम्नलिखित जानकारी हम लोग को प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए जानकारी? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सामान्यतः वह जो एक में दिया गया है, अक्सर हमें इनमें शाखाएं देखने को नहीं मिलती है, तो शाख में शाखा नहीं ही रहता है, तो यह बात सही है। इसके तने हरे एवं कोमल होते हैं, यह भी बात सही है। 3 में कह रहा है कि ये सामान्यतः विशाल होते हैं, तो शाख झाड़ी जो है विशाल नहीं होते या छोटे छोटे, यह बात हम लोग का 3 नंबर जो है गलत हो जाएगा। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, तो 3 के छोड़ करके सब हो जाएगा। 1, 2 और 4 जो है हम लोग का सही आंसर हो जाएगा इसमें। हाँ, खरपतवार पौधे की अगर बात करें आपसे, तो इसमें खरपतवार पौधे जो होते हैं वह मतलब क्या होते हैं? कृषक सहायक पौधे होते हैं, औषधि देने वाले होते हैं, अनचाहे उगे पौधे होते हैं, उपयोगी। तो खरपतवार जो होते हैं ना फसल में, हम लोग नहीं चाहते हैं फिर भी वह उग जाता है, और उसको जो है हम लोग निकालते हैं बाद में फसल को अच्छा बनाने के लिए। झाड़ी की अगर बात करें आपसे, झाड़ी पौधे की पहचान करने के लिए हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। झाड़ी पौधा है तो उसका अगर पहचान करना है, तो हम लोग को उसका तना कठोर होता है, तो झाड़ी का जो है तना कठोर कठोर होता है, तना काफी मोटा होता है। कठोर तो होता है लेकिन मोटा नहीं होता है। हाँ, तो यह मोटा नहीं होता है, कठोर होता है। इनकी शाखाएं जो है तने के आधार के समीप से ही निकलती है, मतलब जहां से तना निकला वहीं से जो है बहुत सारा ब्रांच निकल जाता है। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा 1 और 3 नंबर जो है सही आंसर होगा। 1 और 3 ए नंबर आंसर जो है सही हो जाएगा। उसके बाद विसर्पित लता, और लता के बारे में हमने बताए हैं अभी अभी आपको। तो लता क्या होता है? इसका तना सुदृढ़ होता है, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, यह बात सही है। और तना कमजोर होता है इसका, यह भी बात सही है। ये भूमि पर फैले होते हैं, यह भी बात सही है। असत कथन पूछ रहा है,
सब तो सही है, तो इसका तना सुदृढ़ होता है, यह जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद है, आपको बताएं पौधे कौन कौन से पौधे कौन कौन से होते हैं। तो शाख, वृक्ष, झाड़ी, उपरोक्त में जो भी है पौधा, ये सब पादप का भाग है, तो ये सब में कोई जान नहीं है क्वेश्चन में। वैसे पौधे जो अन्य वस्तु के सहायता से ऊपर चढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? ऊपर चढ़ना मतलब अवरोही, अवरोही होता है, सॉरी आरोही होगा, अवरोही मतलब नीचे होता है, ऊपर चढ़ना मतलब आरोही होता है, तो इंक्रीज हो जाएगा इसमें। उसके बाद जल का संवहन किसके द्वारा होता है? जल का संवहन अगर बताएं आपसे मेन रूप से, तो जल का संवहन जो होता है तना के द्वारा होता है। तना का काम मेन रूप से क्या है? ऊपर से खाना बना जो पत्ती के द्वारा वह भी लाता है, पेड़ पौधा को हर एक भाग में पहुंचाता है। नीचे से जल और खनिज लवण जो जड़ अवशोषित करती है उसको भी जो तना लेता है और अलग अलग भागों में पहुंचाता है। तो यहाँ से जल का संवहन करने वाला कौन हो जाएगा? तना हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें, तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं, तनों के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। दो तरफा कार्य जैसे हम बताएं, भोजन को भी यह इधर उधर पहुंचाता है और नीचे से जो खनिज लवण और जल आता है उसको भी पहुंचाता है, दो तरफा कार्य करता है। तो इसका तना जल खनिज को जो है पत्ती तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, तो यह भी बात सही है। और पत्तियां द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होते, तो यह भी बात जो है सही है। दोनों का दोनों कथन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद बात करें आपसे, पौधे का कौन सा भाग पूरे पौधे को पानी का संचलन करते हैं? तो पूरे पौधे को पानी का संचलन जो है कौन करता है? तना करता है, तना यहाँ से सही हो जाएगा। पत्ती, देखिए यह क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? तो हम लोग पहले पढ़े हैं कि पर्णवृत्त जो है, पर्णवृत्त इसको कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद पत्ती का चपटा भाग क्या कहलाता है? यह जो है पटल, पटल का फलक कहलाता है, फलक, फलक जो ऊपर वाला सतह होता है उसको फलक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि यह सब पहले हम समझा चुके हैं कि क्या क्या होता है। पत्ती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। तो पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है, और सिरा विन्यास कहलाता है, तो जो सिरा होता है पत्ती में, सिरा का विन्यास कहलाता है, यह बात सही है। पत्ती में पर्णवृत्त जो होता है और फलक होते हैं, दोनों बात होता है, इसी से पत्ती जुड़ा होता है और ऊपर चपटे भाग को जो है फलक कहा जाता है पत्ती का। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मंड या स्टार्च का जो है निर्माण करता है, यह भी बात जो है सही है। तो तीनों का तीनों बात जो है यहाँ पे सही है ना, तीनों का तीनों बात यहाँ पे सही है, तीनों का तीनों बात जो है सही है। इसमें क्या कोई कंफ्यूजन है क्या? पत हाँ, बी दिया है, बी कैसे हो जाएगा? बी में केवल दो है, तो दो में तो ये तो बात सही है ही, लेकिन 3 नंबर पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मंड स्टार्च, मंड संश्लेषित करती है, स्टार्च तो बनाते ही हैं। हो गया होगा, मिस प्रिंटिंग हुआ होगा, ऐसा बात नहीं है हम लोग हाँ यही तो है, पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मंड संश्लेषित करती है, तो ये भी तो सही है। स्टार्च तो बनाती ही है ना, मतलब वही ना स्टार्च ग्लूकोज बनता है C6। मिस प्रिंट हो गया होगा, वो होता है बुक में, ऐसा बात नहीं है, वो सब ह्यूमन एरर है। हमको भी बोलने में कुछ हो सकता है एरर, बोलने का कुछ बोला जाएगा कुछ, लेकिन वहाँ पे बुक में जो है हम लोग पूरा हर चीज तो पहले डिटेल्स में पढ़ लिए है ना, तो यहाँ पे आपका तीनों का तीनों यह सही है, बुक में मिस प्रिंट हो गया होगा। उसमें सर इसमें एक और ऐड है कि जानकार भी अथवा समांतर भी। अच्छा किस में? तो ये भी बात तो सही है ना, हाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसका, तो बात तो सही ही है, तो इसमें सबका सब जो है सही है। कुछ बात है जो कंसेप्ट पर आधारित है, अपना भी सोचना है, जरूरी नहीं कि किताब में जो दिया वो सबका सब सही है, होता है मिस प्रिंटिंग, वो ह्यूमन एरर है। हाँ
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य की पहचान करना है। यहाँ पे असत्य का पहचान करना है और जड़ के बारे में पूछ रहा है। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है और यह जाइलम के द्वारा जो है पौधे के मतलब अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। तो यह बात जो है सही है। जड़ें पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है मिट्टी को, यह भी बात सही है। चूंकि उसके बाद जालिका रूपी जड़ सिरा विन्यास जो है युक्त पंक्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसलाधार होती है, यह बात सही है। उसके बाद जालिका रूपी सिरा विन्यास जो है युक्ति पंक्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती है, तो यह जो है मूसलाधार होती है, यह बात जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। बाद बाकी अब तीनों जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा एक जड़ नहीं है। जड़ की बात आपसे पूछ रहा है। तो आलू जो है एक तना है, हमने बताया है। बाद बाकी गाजर, चुकंदर और टेपियोका। टेपियोका को याद रखिए, मान लीजिए कभी पूछा जाए आपसे तो यह एक प्रकार का क्या है, जड़ है। ठीक है ना, एनसीईआरटी का यह शब्द है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। टोपियोका, टोपियोका क्या है, एक प्रकार का जड़ है। बाद बाकी आलू जो है यहाँ से तना है, हम लोग को याद रखना है। उसके बाद पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए, बताइए। ऑक्सीजन जो है ना, या यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं CO2 प्लस, जल लेते हैं H2O, और यहाँ पे जो है ना हम लोग सूर्य का सनलाइट लेते हैं, सनलाइट, और यह बनता है C6H12O6, और प्लस में जो है ना ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होता है, मतलब वेस्ट मटेरियल के रूप में। तो ये हाँ, सनलाइट के साथ साथ यहाँ पे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी है यहाँ पे। तो यह ग्लूकोज बन जाता है और ऑक्सीजन जो है यहाँ से मुक्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो ऑक्सीजन इसका वेस्ट मटेरियल के रूप में आता है, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से खुद जो है रिलीज होता है। तो यह भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है। और यह ऑक्सीजन किसका भाग है, यह भी बात पूछता है। तो यह जो है जल का भाग है। तो यह भी बात जो है आपसे पूछा जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जड़ें मिट्टी से अवशोषित करती है। क्या क्या जो है जड़ें मिट्टी से अवशोषित करती है, बताइए। गैस, पानी, खनिज, भोजन। खनिज और जल तो अवशोषित करती है, भोजन नहीं करती है, क्योंकि भोजन जो है ऊपर पत्तियां बनाती है। और खनिज, पानी और गैस की बात करें तो गैस भी जो है अवशोषित नहीं करती है, गैस भी नहीं करेगी और यह भोजन भी नहीं करेगा। पानी और खनिज जो है केवल जड़ से जो है मिट्टी से जो है जड़ अवशोषित करती है। तो यहाँ पे 2 और 3 जो हो जाएगा सही हम लोग का आंसर हो जाएगा। स्त्री कैंसर की अब बात आ गया है, मतलब जायांग की, मतलब सॉरी गाइनोसियम की बात आते हैं। तो गाइनोसियम का भाग नहीं है, नहीं पूछा। तो गाइनोसियम में हम लोग 3 भाग पढ़े थे। कौन कौन पढ़े थे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ओवरी पढ़े थे। तो इसको यहाँ पे वर्तिकाग्र है, वर्तिका भी है और अंडाशय भी है। नहीं होने वाला जो है यह परागकोश है, और यह जो है एंड्रोसियम में पाया जाता है, पुंकेसर में पाया जाता है, पाए जाने वाले भाग है। तो हम लोग का नर जनन में, तो हम लोग का सही भाग जो है यह। और नर जनन में एक और भाग होता है, क्या होता है यहाँ पे, परागकोश के तंतु फिला। बोर्ड पे हमको लिखने का आदत नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा समझना है राइटिंग से क्या मतलब है। उसके बाद पुंकेसर का भाग नहीं है, ये हो गया। नहीं, पहले ऊपर में पढ़े थे स्त्री केसर, अब आ गया पुंकेसर। पुंकेसर का भाग नहीं है। तो परागकोश और तंतु जो है भाग, और पराग कण भी है। वर्तिका जो है यह स्त्री कैंसर यानी कि किसका है, गाइनोसियम का। तो याद रखना है यहाँ। बाद बाकी यह सब एंड्रोसियम का है। बीजांड पाया जाता है किसमें,
तो बीजांड जो है पाया जाता है अंडाशय से पाया जाता है या अंडाशय के द्वारा निर्माण होता है। सही आंसर हम लोग का अंडाशय हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का देखना है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानना है। असत्य को यानी कि गलत कथन पहचानना है। तो पुष्प की संरचना सदैव समान नहीं होती है। पुष्प की संरचना सदैव समान होती है क्या? असत्य कथन सही है, अलग अलग होता है, सबका जो है अलग अलग होता है, तो यह बात सही है। स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग जो है अंडाशय होता है, यह भी बात जो है सही है। सॉरी, अंडाशय जो है हाँ नीचे का भाग होता है, तो यह बात जो है गलत हो जाएगा। पुष्प में पुंकेसर स्त्री केसर की संख्या समान नहीं होती है, तो यह बात भी सही है। उसके बाद अगर बात करें कुछ पुष्पों में पुंकेसर स्त्री केसर जो है अनुपस्थित हो सकता है, तो यह भी बात जो है हम लोग का सही है। यहाँ से हम लोग का सही आंसर जो है केवल बी हो जाएगा। स्त्री का असत्य कथन पूछ रहा था, तो स्त्री केसर का जो है ऊपरी भाग अंडाशय नहीं होता है, निचली भाग होता है। तो यही था हम लोग का इससे रिलेटेड जो है हम लोग का 43 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 और 4 से रिलेटेड जो क्वेश्चन बना था, जो बुक में दिया गया है, उसको हमने बताया, समझाया। और जैसे कि आपको पहले में बताया गया ब्रीफ में थोड़ा सा समझा करके, उसके बाद क्वेश्चन को जो डील किया गया, आपको बेहद ही यह कारगर साबित होगा और अच्छा लगा होगा। समझ में आया कि नहीं? अब जो है वो बुक को देखिएगा तो यूं मतलब एक बार पलटिएगा, सबका सब सही। हाँ हाँ बोलिए। वो दे दे। हाँ, सब कोई का यही डिमांड रहता है कि बोर्ड पर जो बताते हैं वो दे दीजिए। हाँ, क्योंकि मेन है वही, वो जो स्टार्टिंग का 10 से 15 मिनट 20 मिनट का जो समझाने का है, मेन वही चीज है। बाद बाकी 43 क्वेश्चन जो हम लोग देखे वो है, उसके सामने यह कुछ नहीं है। वो चीज समझ लिए, ये इजी वे में बन गया, आप आराम से हल कर सकते हैं। तो यही था हम लोग का। नेक्स्ट चैप्टर फिर कल हम लोग देखेंगे, चैप्टर नंबर 5 और 6 को। और ऐसे करके जो है 10-12 क्लास में जो है यह पूरा सेशन खत्म होगा। तो कंटिन्यू आप लोग बने रहिए और देखते रहिए, बहुत कारगर साबित होगा। जो भी एग्जाम है उस आगामी एग्जाम, उसमें यह बहुत हेल्पफुल होगा। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू।